हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या हकसे। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, इस वीडियो में हम अकाउंट्स के चैप्टर 2 के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मॉक टेस्ट 2 में करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा गाइस, एक बात और, ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। इससे पहले हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में इसकी कंप्लीट थ्योरी विथ ऑल दी एग्जांपल्स डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो दोनों पार्ट्स नहीं देखे तो एक बार उन्हें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस उन्हीं पर ही बेस्ड हैं। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के एंड में कमेंट करके अपना स्कोर भी ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। राधिका एंटरप्राइजेज follows the written down value method of depreciation machinery year after year due to। राधिका एंटरप्राइजेस किस अवधारणा के कारण प्रत्येक वर्ष मशीनरी की ह्रास की अपलिखित मूल्य विधि को अपनाती है? मैचिंग कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट या फिर नन ऑफ द अबव? फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, मतलब कि समरूपता की संकल्पना। ये जो राधिका एंटरप्राइजेस है, ये एक ही अवधारणा को हर साल अपनाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट होता है, इसमें सेम अकाउंटिंग पॉलिसी को लगातार ही अपनानी होती है। चाहे वो SLM यूज़ कर रही हो या फिर WTV यूज़ कर रही हो, उसे हर साल सेम ही पॉलिसी यूज़ करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 2। The determination of expenses for an accounting period is based on the concept of। एक लेखांकन अवधि के लिए व्ययों का निर्धारण किस अवधारणा पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है मैचिंग कॉन्सेप्ट, मतलब कि मिलान की अवधारणा। फ्रेंड्स, अकाउंटिंग या फिर फाइनेंशियल ईयर के लिए आयों से व्ययों का निर्धारण ही मिलान अवधारणा के तहत होता है। और फ्रेंड्स, ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं, तो किसी को भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी को इजीली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। ऋषभ परचेस्ड अ कार फॉर ₹10 lakh, मेकिंग अ डाउन पेमेंट ऑफ ₹2 lakh एंड साइनिंग अ ₹8 lakh बिल पेमेंट ड्यू इन 45 days एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। ऋषभ ने एक कार 2 लाख रुपये तुरंत भुगतान करके और 8 लाख के लिए 45 दिन का एक देय विपत्र स्वीकार करके 10 लाख रुपए में खरीदी। इस लेन देन के परिणाम स्वरूप क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा टोटल असेट्स इंक्रीज्ड बाय ₹8 lakh विथ कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन लाइबिलिटी बाय ₹8 lakh। फ्रेंड्स, इसमें हो क्या रहा है, उसने ऋषभ एंटरप्राइजेस ने वैसे तो टोटल असेट्स 10 लाख के खरीदे और टोटल असेट्स बढ़ने भी 10 लाख के चाहिए थे, लेकिन हुआ क्या, 2 लाख उसने कैश में पेमेंट कर दिया और इसलिए नेट असेट्स 8 लाख से हुए और बाकी के 8 लाख के लिए 45 दिन का देय विपत्र साइन कर लिया। इससे 8 लाख के दायित्व भी बढ़ जाएंगे। तो यही है कि टोटल असेट्स इंक्रीज्ड बाय 8 लाख एंड साथ में लाइबिलिटीज़ भी 8 लाख से बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर इशूड बाय। सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांत किसके द्वारा जारी किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ऑप्शन नंबर 1। FASB के द्वारा ये सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांत जारी किए गए हैं, मतलब कि वित्तीय लेखांकन बोर्ड द्वारा ही यह सिद्धांत जारी किए गए हैं। फ्रेंड्स, इसको हमने पहले ही पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको अगर गैप्स के बारे में पढ़ना है तो वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन है। सही लेखांकन का समीकरण क्या होगा? इक्विटी प्लस असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़, समता प्लस संपत्तियां मिला के दायित्व बनते हैं क्या? तो ये तो गलत होगा। इक्विटी माइनस लाइबिलिटीज़, मतलब समता में से दायित्व को घटाने से असेट्स आते हैं क्या? तो फ्रेंड्स, ये भी गलत होगा। थर्ड है इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़ इक्वल टू असेट्स, तो ये एकदम सही होगा। समता में अगर दायित्व को ऐड करेंगे तो संपत्तियाँ आएंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे न्यूमेरिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जाकर ज़रूर करिएगा, और आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स, आप में से ऑलमोस्ट 70% स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।
Question number 6. Shyam purchased goods for rupees 10 lakh and sold 4/5 of the goods amounting rupees 12 lakh and met expenses amounting rupees 1,50,000 during the year 2021. He counted net profit as rupees 3.5 lakh. Which of the accounting concept was followed by him? फ्रेंड्स, जो है श्याम परचेज, तो श्याम ने टोटल 10 लाख रुपए का माल खरीदा है और 10 लाख का माल खरीदा और उसमें से 4/5 माल, मतलब कि हम बोल सकते हैं 80% माल उसने 8 लाख का माल 12 लाख रुपए में बेच दिया। 8 लाख का 12 लाख में बेचा। तो वैसे तो हमें प्रॉफिट 4 लाख का दिख रहा है, लेकिन उसने इसमें से 1,50,000 रुपये का खर्चा भी किया और ये जो खर्चे थे मतलब कि एक्सपेंसेस थे, ये इसी लाभ को कमाने के लिए व्यय किए गए थे और इसी से संबंधित थे। तो फ्रेंड्स, इससे उसका नेट प्रॉफिट कम होके 1,50,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट बचेगा 2.5 लाख, 2.5 लाख। और फ्रेंड्स, तो नेट प्रॉफिट उसका आया 2.5 लाख और ये उसने सही शुद्ध लाभ ही तो निकाला है। तो ये उसने मिलान की अवधारणा को फॉलो किया है। मिलान की अवधारणा मतलब कि मैचिंग कॉन्सेप्ट को उसने फॉलो किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7। कैपिटल ब्रॉट इन बाय द प्रोप्राइटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। व्यापार के स्वामी द्वारा लाई गई पूंजी का एक उदाहरण है। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में व्यापार का स्वामी व्यापार में पूंजी लाता है, तो ये जो पूंजी ला रहा है इससे क्या होगा? इससे देखो, इंक्रीज इन असेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़ होगी क्या? तो फ्रेंड्स, ये एकदम सही है। संपत्ति और दायित्व दोनों में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8। असेट्स आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ। संपत्तियों को व्यवसाय में किस उद्देश्य हेतु रखा जाता है? रीसेल के लिए, कन्वर्जन इनटू कैश, अर्निंग रेवेन्यू या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है अर्निंग रेवेन्यू, मतलब कि आगम के उपार्जन के लिए। फ्रेंड्स, हम जो व्यापार में संपत्ति लाते हैं वो उसे काम में लेकर रेवेन्यू कमाने के लिए ही तो खरीदते हैं, ना कि उसे बेचने के लिए। तो इसलिए उसे आगम के उपार्जन में वह सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 9। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म व्हेन अप्लाइड टू द बैलेंस शीट रिजल्ट्स इन। रूढ़िवादिता की संकल्पना जब चिट्ठे में लागू की जाती है तो वह क्या पैदा कर देती है? ओवर स्टेटमेंट ऑफ असेट्स, ओवर स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल, अंडर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ या फिर अंडर स्टेटमेंट ऑफ असेट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अंडर स्टेटमेंट ऑफ असेट्स, मतलब कि संपत्तियों का अवमूल्यन। या फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ और हो सकती है, ये रूढ़िवादिता की संकल्पना के अनुसार या तो अंडर स्टेटमेंट ऑफ असेट्स होगा या फिर ओवर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ होगा। फ्रेंड्स, ये सब कुछ हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप वो वीडियोस ज़रूर जाकर देखिएगा। और फ्रेंड्स, आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप हमारे अबाउट सेक्शन को भी चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, टेलीग्राम पर तो हम डेली क्विज़ भी करवाते हैं, तो आप उस क्विज़ का भी पार्ट ज़रूर बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। Revenue from sale of products is generally realized in the period in which। उत्पादों के विक्रय से आगम को सामान्यतः उस अवधि में वसूल किया जाता है जिसमें क्या होता है? कैश इज़ कलेक्टेड, सेल इज़ मेड, प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है सेल इज़ मेड। जब विक्रय किया जाता है तभी हम उसी अवधि में आगम को वसूल कर लेते हैं और आगम को मान्यता उसी टाइम दी जाती है जब सेल मेड हो रही है। क्वेश्चन नंबर 11। डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स रिजल्ट इन। लेनदारों की राशि में कमी क्या उत्पन्न करती है? तो अगर लेनदारों की राशि में कमी हो रही है तो उससे क्या होगा? रोकड़ में वृद्धि होगी, रोकड़ में कमी होगी, संपत्तियों में वृद्धि होगी, या इसमें से संपत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इससे होगा क्या? डिक्रीज इन कैश होगा, मतलब कि रोकड़ में कमी होगी। ऑप्शन नंबर 2। फ्रेंड्स, अगर क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया तो कैश में कमी जरूर होगी। क्वेश्चन नंबर 12। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज स्प्लिट इनटू द पीरियोडिक इंटरवल एज पर। एक उपक्रम के आर्थिक जीवन को किसके अनुसार अवधिगत अंतरालों में बांटा जाता है? तो इसे
गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार, मतलब निरंतरता की अवधारणा के अनुसार अवधिगत अंतरालों में बांटा जाता है। फ्रेंड्स, अगर बोलने में तो हम बोलते हैं कि ये पीरियोडिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसा होता गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार ही है। क्वेश्चन नंबर 13, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, रोकड़ के लिए मशीनरी का क्रय किया तो इससे क्या होगा? डिक्रीज इन टोटल असेट्स, इंक्रीज इन टोटल असेट्स, रिटेन्स टोटल असेट्स अनचेंज, या फिर डिक्रीज इन टोटल लाइबिलिटीज़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रिटेन्स टोटल असेट्स अनचेंज, मतलब कि संपत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि इसमें परिवर्तन क्यों नहीं होगा? क्योंकि फ्रेंड्स, हमने जितने की मशीनरी खरीदी उतना ही कैश चल जाएगा, तो ये टोटल असेट्स अनचेंज्ड रहेंगे। फ्रेंड्स, मैं अभी इतना ज़्यादा इन क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी इन सभी कॉन्सेप्ट्स, गैप्स को बिल्कुल अच्छे से पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। और फ्रेंड्स, ये जो आप इतने सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे कि TRA, जूनियर अकाउंटेंट, फर्स्ट ग्रेड आदि सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आपको इतने सारे क्वेश्चंस किसी भी पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलने वाले हैं। तो ऐसा ही कंटेंट आप हमेशा पाने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए और आपके सभी फ्रेंड्स और स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ एन इंडिविजुअल असेट्स इन इंक्रीज्ड देयर विल बी अ कॉरेस्पॉन्डिंग, यदि एक व्यक्तिगत संपत्ति बढ़ाई जाती है तो तत्संबंधी क्या होगा? इंक्रीज इन अनदर असेट्स और इंक्रीज ऑफ कैपिटल, डिक्रीज ऑफ अनदर असेट्स और इंक्रीज ऑफ लाइबिलिटी, डिक्रीज ऑफ स्पेसिफिक लाइबिलिटी और डिक्रीज ऑफ कैपिटल। तो फ्रेंड्स, इससे होगा क्या? डिक्रीज ऑफ अनदर असेट्स और इंक्रीज ऑफ लाइबिलिटी, ऑप्शन नंबर 2। इससे होगा ये कि एक अन्य संपत्ति में कमी आएगी और दायित्व में भी वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 15, a businessman purchased goods for ₹25 lakh and sold 80% of such goods during the accounting year ended 31st March 2021. The market value of the remaining goods was ₹4 lakh. He valued the closing stock at cost. He violated the concept of. फ्रेंड्स, इसमें हो क्या रहा है? उसने टोटल जो गुड्स हैं वो 25 लाख के खरीदे और उसमें से 80% गुड्स, मतलब कि 20 लाख रुपीज़ के गुड्स उसने सेल कर दिए हैं। तो फिर रिमेनिंग गुड्स कितने बचे? 25 लाख में से 20 लाख को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग गुड्स हमारे पास में आएंगे 5 लाख के। और उसकी लेकिन अगर मार्केट वैल्यू की बात करें तो मार्केट वैल्यू तो है 4 लाख और ये जो है ये है कॉस्ट। तो अगर उसने बोला है कि ही वैल्यूड द क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट, मतलब उसने अभी भी 5 लाख रुपए पे ही अपना क्लोजिंग स्टॉक दिखा रखा है, तो उसने कौन सा जो प्रिंसिपल है उसका वायलेशन किया है। तो इसका राइट आंसर होगा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, मतलब कि रूढ़िवादिता की संकल्पना के अनुसार उसने ये नहीं किया है। क्योंकि फ्रेंड्स, रूढ़िवादिता की संकल्पना क्या कहती है कि इसके अनुसार संपत्ति को कम मूल्य पर प्रदर्शित करना चाहिए। और मैंने आपको बताया भी था, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर इसका मेन प्रिंसिपल होता है। और इसके अनुसार संपत्ति को उसे 4 लाख रुपए पे दिखाना चाहिए था, ना कि 5 लाख रुपए पे। और फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। इसमें मैंने न्यूमेरिक क्वेश्चंस भी डाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में न्यूमेरिक क्वेश्चंस भी आते हैं और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप इन्हें बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, फिक्स्ड असेट्स इन बिजनेस आर बॉट अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट, व्यापार में स्थायी संपत्तियों को किस अवधारणा के अनुसार क्रय किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है गोइंग कंसर्न, ऑप्शन नंबर 1। सतत अवधारणा के अनुसार ही स्थायी संपत्तियों को हम क्रय करते हैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल बायस ऑफ अकाउंटेंट्स एंड अदर पर्सन्स, किस संकल्पना के अनुसार लेखांकन लेन देनों को लेखाकारों के पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑब्जेक्टिविटी, मतलब कि वस्तुनिष्ठता की संकल्पना। फ्रेंड्स, बुक्स और अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन किसी भी व्यक्ति से प्रभावित नहीं होने चाहिए, यही है ऑब्जेक्टिविटी या फिर वस्तुनिष्ठता की संकल्पना। फ्रेंड्स, इस अकाउंट्स के वीडियो के अलावा हम डेली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं।
और फ्रेंड उसके अलावा हम बुक्स के वीडियो, स्पेशल अपॉइंटमेंट के वीडियो, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं, जिसके लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू विच इट इज़ पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस एट द सेम टाइम। एक ही समय की आगम व व्ययों को पहचानना किस संकल्पना का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स ये मैचिंग कॉन्सेप्ट का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मिलान संकल्पना। क्वेश्चन नंबर 19, द बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन एंटिटी इज। एक इकाई के जीवन काल में जिस मूल संकल्पना पर आधारित वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं वह है, तो फ्रेंड्स ये है अकाउंटिंग पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, मतलब कि लेखांकन अवधि संकल्पना के अनुसार ही लेखांकन के ये वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट इज द एक्सेप्शन ऑफ विच कॉन्सेप्ट। सहायता की संकल्पना किसका एक अपवाद है? तो फ्रेंड्स मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो सहायता की संकल्पना है ये फुल डिस्क्लोज़र, मतलब कि पूर्ण प्रकटीकरण का ही एक अपवाद या फिर एक्सेप्शन है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और फ्रेंड्स अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और फ्रेंड्स आप इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा, उससे आप हमसे पूरा टॉपिक डिटेल में हमने कवर करवाया है। और फ्रेंड्स मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मैम अपनी फ़ोटो तो रिवील कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे ही हमारे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको अपनी फ़ोटो भी दिखा दूंगी। उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना होगा। वैसे भी मैं अपने बीच में इस बैरियर को नहीं लाने दूंगी और आपको पर्दे के सामने ही आके पढ़ाना चाहती हूँ। तो उसके लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और फ्रेंड्स इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में इसके और ज़्यादा टॉपिक्स और MCQ को देखेंगे। उसके लिए आप बस हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। और फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन हमने बायलिंगुअल बनाए हैं, और आपको हमारी मेहनत और कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स आप हमसे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। विद्या हक से इज़ ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।